हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने अगले दो वीडियो में जो 10th का फिजिक्स का जो बेसिक क्लास था वो हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का परावर्तन। आज हम उनको स्टार्ट करने वाले हैं। हम आपको पहले दो वीडियो दिए थे जो कि बेसिक था, आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी था। आज हम लोग क्या प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोगों को बता देते हैं। तो देख लीजिए, पहले हमने क्या बेसिक दो क्लास हम लोग क्या कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी के प्लेलिस्ट में जाइएगा, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में, तो आपको ये प्लेलिस्ट में दो वीडियो मिल जाएगा। इसके बाद देखिए, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसी को हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं और इसको बस 5 से 6 वीडियो में, 5 से 6 क्लास में इसको हम क्या खत्म कर देंगे। फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लाएंगे। और फिर देखिए, दूसरा चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, फिर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसके बाद चौथा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, फिर पांचवा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब फिर जो छठा चैप्टर का नाम है ऊर्जा का स्रोत। सभी चैप्टर अपने आप में सारा इंपॉर्टेंट है, आपको हर चैप्टर को बढ़िया से पढ़ना है और ठीक से याद करके रखना है। तो हम लोग आज क्या प्रकाश के परावर्तन का पहला जो चैप्टर है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन से पहले आप लोगों को प्रकाश समझना होगा कि प्रकाश होता क्या है। तो आप लोग प्रकाश समझ जाते हैं। अगर आपको प्रकाश आया कहां से अगर उसको जानना है तो आज हम लोग क्या ये देखते हैं कि प्रकाश आया कहां से। आखिर प्रकाश आया कहां से, देख लीजिए। पहले प्रकाश का परावर्तन का चैप्टर है, हमको इसमें सबसे बेसिक इसके बारे में पढ़ना है, तो प्रकाश के बारे में पढ़ना है। ये प्रकाश आया कहां से वहां से हम देखते हैं पहले। तो देख लीजिए, पहले जो होता है कोई तरंग होता हो, प्रकाश हो या तो ध्वनि हो या तो प्रकाश हो, सब एक प्रकार का तरंग होता है। तरंग किसे कहते हैं? तो जो विक्षोभ या हलचल जो पैदा होता है उसी को हम लोग क्या तरंग कहते हैं। अगर माइक में आप कभी कभी बोलते होंगे तो देखते होंगे क्या इस तरह से क्या इस तरह से बढ़ता होगा, तो वो सब एक तरह के क्या तरंग है। या तो जब आप कभी भी पानी में अगर पत्थर मारिएगा तो इस तरह से पानी होते हुए भागेगा, इस तरह से, वो एक तरह के क्या तरंग है। एक तरह के वो क्या है, एक तरह के वो भी तरंग है। उसी प्रकार प्रकाश भी बढ़ता है तो तरंग के माध्यम से बढ़ता है। प्रकाश भी इस तरह से क्या आगे बढ़ता है, या तो प्रकाश हो या तो ध्वनि हो, सब क्या इसी तरह से आगे बढ़ता है। एक तरह के क्या एक तरंग है। तरंग का मतलब होता है एक तरह का विक्षोभ। तो तरंग जो होता है ना वो दो प्रकार का तरंग होता है। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के तरंग होते हैं। तो सबसे पहले तरंग के बारे में समझिए, इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि प्रकाश आया कहां से। तो आप तरंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। देख लीजिए, पहला तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला जो तरंग का नाम है वो विद्युत चुंबकीय तरंग। पहला तरंग का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग और दूसरा तरंग का नाम है यांत्रिक तरंग। दूसरा तरंग का नाम क्या है? यांत्रिक तरंग। तरंग आप लोगों को समझ में आ गया। तरंग दो प्रकार के हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग और एक तो क्या यांत्रिक तरंग। तो सबसे पहले देख लीजिए, ये विद्युत चुंबकीय तरंग ये 7 तरह के होता है। ये कितना तरह का होता है? 7 तरह के होता है। देख लीजिए, पहला है गामा किरण, फिर है एक्स किरण, फिर है परावैंगनिक किरण और फिर देख लीजिए यहाँ पे आप लोगों को क्या प्रकाश मिल रहा है। तो तरंग के प्रकार क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग, और उसमें भी जो 7 प्रकार है उसमें देख लीजिए अब चौथा नंबर में प्रकाश आपको दिख रहा है, लाल रंग से कर दिए क्योंकि इसी के बारे में हमको सबसे ज्यादा पढ़ना है। इसके बाद अवरक्त किरण आता है, इसके बाद सूक्ष्म तरंग आता है, फिर रेडियो तरंग आता है, और यांत्रिक तरंग में 2 प्रकार के होता है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग। तो हम लोग पहले इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इसके बाद इसको देखेंगे क्योंकि ये दो ही गो है। तो इसको फटाक से निपटा देते हैं, इसके बाद इसको देख लेते हैं। आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश आया कहां से। प्रकाश आखिर में क्या है? तो एक तरह का तरंग है। प्रकाश क्या है? तो एक तरह का तरंग है। और तरंग में भी कौन सा तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्योंकि विद्युत चुंबकीय कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, फिर प्रकाश। आइए, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को जो ये हम दिखा रहे हैं ये आखिर में ये 12th क्लास में पढ़ना होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन आप लोगों को सिलेबस में मेन क्या है? प्रकाश है। हम आप लोगों को ये दिखाने के लिए लगाएं कि प्रकाश आखिर आया क्या है। तो प्रकाश एक तरह का तरंग है और उसमें भी कौन तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसी का ऑब्जेक्टिव बन गया, डायरेक्ट पूछेगा कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो आप सबसे पहले देखिए कि यांत्रिक तरंग को हम लोग देख लेते हैं। तो यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं? तो आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रकाश एक प्रकार का तरंग है, उसमें भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग कितने होते हैं? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, प्रकाश होता है, अवरक्त किरण और सूक्ष्म किरण, रेडियो किरण। यहाँ पे देख लीजिए, अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो आप लोग पहले यांत्रिक तरंग को समझ लेते हैं। तो यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो। जैसे में ध्वनि,
ध्वनि एक तरह का क्या है, यांत्रिक तरंग है, क्योंकि अगर मान लीजिए अगर हवा नहीं है तो आप लोग का आवाज क्या नहीं जा सकता है, तो कुछ ना कुछ क्या माध्यम का जरूरत हो, तभी क्या हो सकता है, तरंग आगे बढ़ सकता है। तो ध्वनि एक तरह का क्या है, यांत्रिक तरंग है। तो वैसा तरंग जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, यांत्रिक तरंग कहलाता है। जैसे में जल की तरंगे, जल में देख लीजिए पानी है, फिर भी तब उसमें हम ढेला मारते हैं, तब वो क्या आगे आगे इस तरह से बढ़ते जाता है, आगे आगे इस तरह से बढ़ते जाता है, क्योंकि एक जल में क्या है, जल है क्या, पानी है, वो पानी क्या है, पानी एक तरह का क्या है, माध्यम है, और उसी में एक तरंग क्या होता है, आगे बढ़ते रहता है। तो जल क्या है, यांत्रिक तरंग है। ध्वनि की तरंग है, स्प्रिंग की तरंग है, तो स्प्रिंग भी तो माध्यम है ना, उसमें लोहा रहता है ना, फिर ना जब उसको तो आप हिलाइएगा तो घर घर करते करते क्या उधर जाएगा, फिर इस तरह हो, तब फिर एक बार सटेगा फिर फैलेगा, फिर सटेगा फिर फैलेगा, सटेगा वो फैलेगा, सटेगा फैलेगा। तो उस तरह से क्या, एक तरह के उसमें एक तरंग निकल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यांत्रिक तरंग। तो यांत्रिक तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। तो यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यांत्रिक तरंग 2 प्रकार के होते हैं। तो देख लीजिए पहला प्रकार कौन है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, फिर है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। तो देख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, तो माध्यम के देख लीजिए अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम का जो कण होगा, जो माध्यम का कण होगा तरंग संचरण के लंबवत चलेगा, तरंग संचरण के लंबवत, मतलब तरंग इस साइड जा रहा है, तरंग किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है, लेकिन उसका माध्यम का कण होगा ऊपर ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा। देख लीजिए इस तरह से जाएगा, तो देख लीजिए छोटा में आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह से जाएगा, लेकिन आप लोगों को बड़ा में करके दिखाएं। तो अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम का जो कण होगा वो तरंग संचरण इस साइड जा रहा है, तो उसका माध्यम का कण तरंग संचरण दिशा के क्या होगा, लंबवत होगा, मतलब ऊपर नीचे करते हुए जाएगा, ऊपर नीचे करते हुए जाएगा। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या है, जल की सतह से उत्पन्न तरंग, जल की जो सतह से ऊपर तरंग होगा, देख लीजिएगा इस तरह से जाएगा, इस तरह से एकदम इस तरह से नाग लपेटा मारते हुए जाएगा, नाग लपेटा ऊपर होगा फिर नीचे होगा, ऊपर होगा नीचे होगा, इस तरह से उसका वो पर पानी जा रहा है उस साइड, तरंग उस साइड जा रहा है, लेकिन क्या इस तरह से ऊपर नीचे होते हुए जा रहा है, कभी ऊपर होगा कभी फिर नीचे होगा, कभी ऊपर होगा फिर नीचे होगा, मतलब नाग लपेटा मारते हुए जाएगा। तो एक बार क्या होगा, ऊपर आएगा, एक बार क्या आएगा, ऊपर आएगा फिर नीचे होगा। तो ऊपर को बोलते हैं सरंग, ऊपर को बोलते हैं सरंग, नीचे को क्या बोलते हैं, ग्रत। ऊपर को सरंग बोलते हैं, नीचे को बोलते हैं गर्त। तो देख लीजिए 2 गर्तों के बीच की दूरी, आपका एग्जाम में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, अनुप्रस्थ तरंग में क्या निर्माण होता है, तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है किसमें, अनुप्रस्थ तरंग में किसका निर्माण होता है, श्रृंग और गर्त। श्रृंग और गर्त का निर्माण किसमें होता है, तो अनुप्रस्थ तरंग में होता है। और देख लीजिए किसी भी तरंग में, अनुप्रस्थ तरंग में 2 सुरंग के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। तरंग दैर्ध्य मतलब होता है लंबाई, तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या होता है, लंबाई। जिस तरंग का ज्यादा, जो भी तरंग हो उसका ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य रहेगा तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा, वो क्या ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। अगर मान लीजिए इसका तरंग दैर्ध्य इतना, एक तरंग हम लेते हैं इतना, देख लीजिए इसका तरंग दैर्ध्य कितना, इतना ही, इतना छोटा, इसका तरंग दैर्ध्य कितना, इतना ही छोटा है, तो ज्यादा दूरी क्या वो नहीं जा पाएगा। लेकिन इसका तरंग देख लीजिए बहुत ज्यादा दूर है, तो ये क्या ज्यादा दूरी तक तय करेगा। तो आप लोगों को तरंग दैर्ध्य समझ में आ गया। 2 लगातार सिरंग बोल दीजिए, या तो 2 लगातार गर्त, 2 लगातार गर्त के बीच की दूरी, या तो 2 लगातार श्रृंग के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया हुआ कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसके संचरण, जिसमें जो तरंग के संचरण की जो दिशा होती है वो माध्यम के कण के लंबवत होती है। तो आप लोगों को एग्जाम में ये नहीं पूछेगा, लेकिन आप लोगों को क्या बताना था, इसीलिए क्या लेके आए हैं। तो अनुप्रस्थ तरंग 2 पास श्रृंग या 2 पास क्या गर्तों की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आपको अब अनुप्रस्थ तरंग समझ में आ गया होगा। फिर हम देख लेते हैं क्या अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग देख लीजिए वह तरंग जिसमें माध्यम के कण तरंग संचरण दिशा के समानांतर होता है। तरंग संचरण दिशा के क्या होते हैं, समांतर होता है। देखिए तरंग ये साइड जा रहा है, तरंग ये साइड जा रहा है, लेकिन उसमें देख लीजिए संचरण क्या इसी तरफ से होगा, इसी तरफ। इसमें स्प्रिंग में देखे होंगे, स्प्रिंग में अगर स्प्रिंग को ऐसे कीजिएगा ना, स्प्रिंग को ऐसे कीजिएगा तो एक बार सटेगा फिर फर्क होगा, सटेगा फिर फर्क होगा, सटेगा फिर फर्क होगा, मतलब एक बार संपीड़न होगा, मतलब एक बार सिकुड़ जाएगा, फिर विरलन होगा, विरलन मतलब दूर हो जाएगा। एक बार संपीड़न एक बार विरलन, एक बार संपीड़न एक बार विरलन। तो संपीड़न और विरलन का निर्माण किसमें होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में। संपीड़न और विरलन का निर्माण किसमें होता है, तो अनुदैर्ध्य तरंग में। तो अनुदैर्ध्य तरंग समझ में आ गया। तरंग वह तरंग जिसमें माध्यम के कण के चलने की जो दिशा होगा, माध्यम के कण के जो चलने की दिशा होगा, या तो कंपन चलने की दिशा
माध्यम के कण के क्या होंगे, समांतर। माध्यम के कण देख लीजिए, इधर देख लीजिए पहले, ये जो माध्यम के चलने की जो दिशा इस तरह है, लेकिन उसका कण भी इसके क्या होगा, समानांतर होगा, मतलब इसी तरह से आगे पीछे जाएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। इस बार ऊपर नीचे नहीं होगा, इस बार क्या होगा, ये साइड होगा, ये साइड एक बार सटेगा, एक बार फैलेगा, सटेगा फैलेगा और आगे बढ़ते जाएगा। जिसमें स्प्रिंग आप लोग देखे होंगे, स्प्रिंग को एक बार धकेलिएगा, आगे पीछे जाता रहेगा। तो इसमें भी देख लीजिए, दो संपीड़न की बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। दो संपीड़न की बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य बोलेंगे, या तो दो लगातार विरलन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, तरंग दैर्ध्य। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या निर्माण होता है, संपीड़न तथा विरलन का निर्माण होता है, और अनुप्रस्थ तरंग में क्या निर्माण होता था, स्प्रिंग तथा गर्त का निर्माण होता था। उसी प्रकार इस प्रकार उसमें बोले थे दो लगातार सुरंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ठीक उसी प्रकार दो पास संपीड़न हो या दो पास विरलन हो, उनकी बीच की दूरी को हम लोग तरंग दैर्ध्य कहेंगे। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं। यांत्रिक तरंग आप लोगों को समझ में आ गया। यांत्रिक तरंग दो प्रकार के होते हैं, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अब आता है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप लोगों को ये छोटा सा था, इसको हम बता दिए। फिर आता है क्या, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो विद्युत चुंबकीय तरंग वैसे तरंग को कहते हैं जिसके तरंग संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये सब जो जितना आप लोग तरंग देख रहे हैं, ये सब क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो गामा किरण है, एक्स किरण है, परावैंगनी किरण है और अवरक्त किरण है, सूक्ष्म तरंग है, रेडियो तरंग, ये सब आप लोगों को 12th में पढ़ना है। लेकिन आप लोग तो 10th के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ प्रकाश के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम आप लोगों को सिर्फ इतना बता दिए। इससे आप लोगों को क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछेगा प्रकाश किस प्रकार का तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, तो तरंग है। प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जो विद्युत चुंबकीय तरंग होता है उसके क्या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो आप देख लिए, ये जो गामा किरण है, ये जो गामा किरण है, यहाँ पे एक्स किरण है। एक्स किरण से क्या होता है, तो एक्सरे किया जाता है। एक्स किरण से क्या होता है, तो एक्सरे किया जाता है। हाथ टूट जाता है तो देखेंगे क्या, एक्सरे किया जाता है। फिर यहाँ पे आता है परावैंगनी किरण। परावैंगनी किरण सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रहता है और वही क्या पृथ्वी पे आ जाता है। ओजोन परत इसको क्या फेंक के भेजता है। इसको ओजोन परत ही क्या रक्षा करता है हम लोगों को, परावैंगनी किरण, क्योंकि बहुत खतरा होता है परावैंगनी किरण। अब फिर आता है क्या, दृश्य प्रकार। दृश्य प्रकार मतलब जिसको क्या हम लोग प्रकाश बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या किसी वस्तु को देखते हैं। तो ये जो प्रकाश है ना, ये भी 7 प्रकार का होता है। ये भी देख लीजिए, विद्युत चुंबकीय 7 प्रकार का होता ही होता है, लेकिन ये प्रकाश है ये भी क्या 7 प्रकार का होता है। ये 7 प्रकार कौन कौन होता है, बैजाहनी पिनाला, लाल होता है, लाल काला, लाल हो गया, काला हो गया, ब्लू हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, बैगनी हो गया, आसमानी, जो आप लोग बोलते हैं ना, वो 7 प्रकार का। ये क्या प्रकाश भी कितने तरह के होते हैं, प्रकाश में कितने प्रकार के होते हैं, 7 तरह के। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी 7 तरह का होगा। ये भी कितना तरह का होगा, 7 तरह के। ये भी अपने आप में पहले ये देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग 7 प्रकार का, फिर ये भी 7 प्रकार के हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग हम लोग किसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रकाश के बारे में क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। देख लीजिए आ गया। अब आपका एग्जाम का क्या क्वेश्चन आ गया यहीं से कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम लोग किसी वस्तु को क्या देखते हैं। प्रकाश को विजुअल लाइट कहते हैं। आप देख लिए, तो आप लोगों को तो इतना तो ऐसी परिभाषा लिख दीजिए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देखते हैं। तो इतना तो समझ में आ गया। प्रकाश का परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा। तो प्रकाश कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। हमेशा क्या सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जो ध्वनि था वो सीधी रेखा में गमन नहीं करती है। अगर बोलिए वो क्या घूर के भी चला जाता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका टॉर्च जल रहा है, यहाँ पे टॉर्च जल रहा है, यहाँ पे क्या है दीवार है, यहाँ पे क्या है दीवार है, तो ये इधर अंधेरा हो जाएगा, इधर अंधेरा होगा। नहीं, प्रकाश इस तरह से घूर के नहीं इधर आ जाएगा, प्रकाश इस तरह से घूर के नहीं आएगा। तो प्रकाश हमेशा क्या आ जाएगा, सीधा जाता है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पे ध्वनि, यहाँ पे क्या ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, क्या उत्पन्न हो रहा है, ध्वनि उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे दीवार लगा दीजिए और आप यहाँ पे क्या खड़ा हो जाइए, आप यहाँ पे क्या हो जाइए, खड़ा हो जाइए, आप यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, फिर भी आप लोगों को सुनाई पड़ जाएगा, क्योंकि ध्वनि क्या हो जाता है, टीढ़ी मीढ़ी रेखा सगर से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। मतलब क्या, इसी को हम बोलते हैं क्या, प्रकाश हो या तो ध्वनि का क्या विवर्तन का मतलब क्या, मुड़ के चला जाना। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि प्रकाश क्या होगा, सीधी रेखा में गमन करती है, घूर के नहीं जा सकता है। क्या होगा, ये घूर के नहीं जा सकता है, लेकिन ध्वनि क्या घूर के जा सकता है। प्रकाश भी कभी कभी
थोड़ा मोड़ा मतलब क्या घूरता है, जो कि आगे बताएंगे हम लोग। तो प्रकाश प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। प्रकाश निर्वात में भी गमन करती, प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसीलिए प्रकाश निर्वात में भी गमन करती है। और प्रकाश जो निर्वात या तो हवा में जो इसकी चाल होती है वो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना? 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाना चाहे या तो घुराना चाहे क्वेश्चन को, यहाँ पे क्या किलोमीटर कर देगा, किलोमीटर कर देगा। देख लीजिए यहाँ बढ़िया, इसको समझिए पहले, देख लीजिए 3 गुना 10⁸ कितना 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन इसी को हम लोग क्या ले सकते हैं, 3 गुना 10⁵ किलोमीटर, 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि किलोमीटर किलो है तो इस पावर कितना आएगा, हम बेसिक क्लास में पढ़ लिए थे। किलो का मतलब कितना होता है 10⁻3, 10 कितना 10⁻3। तो देख लीजिए 5 और 3 कितना हो गया 8, तो आ गया 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब किस में बदल गया, मीटर प्रति सेकेंड। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या रहेगा, किलोमीटर लिखा हुआ रहेगा। 3 गुना 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, या तो क्या 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और प्रकाश की जो देख लीजिए, प्रकाश क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग की क्या प्रकृति पाया जाता है, जो कि क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसके तरंग संचरण की जो दिशा होता है माध्यम के कण के क्या होते हैं, लंबवत होता है। और ठीक उसी प्रकार जो प्रकाश की दिशा होती है, प्रकाश जो गमन करती है वो इस तरह से जाती है। प्रकाश किस तरह से गमन करती है, प्रकाश भी इसी तरह से गमन करती है, प्रकाश इसी तरह से गमन। तो ये प्रकाश की इसी तरह से गमन करता है, लेकिन इस तरह से गमन कौन करता था, तो अनुप्रस्थ तरंग गमन करता, जो कि यांत्रिक तरंग का क्या प्रकार था। तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग नहीं है, बल्कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति रखती है। तो आप लोग का एग्जाम में आ गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अगर इस ऑप्शन है तो आप लोग क्या अनुप्रस्थ तरंग लगा दीजिएगा। या अगर ऑप्शन बड़ा एग्जाम में जाइएगा, अगर एनडीए वगैरह में, तो आप लोगों की लिखा रहेगा कि अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है, मतलब प्रकाश में अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति होती है, क्योंकि ये क्या इस तरह से गमन करती है, इस तरह से गमन करती। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो आप लोग क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोगों को दिया जाएगा, नहीं तो क्या ले लीजिए, नहीं तो लास्ट में आप लोगों को क्या स्क्रीनशॉट के लिए दे देंगे, नहीं तो ले लीजिए, अभी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे अब स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए, अब आता है प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो जिस पदार्थ से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या प्रकाश स्रोत कहेंगे। जिससे प्रकाश उत्सर्जित हो जाएगा उसे हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। तो जैसे में जलता हुआ बल्ब से क्या प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, प्रकाश स्रोत। जलता हुआ मोमबत्ती, ये सब क्या है, जलता हुआ टॉर्च हो गया, ये सब क्या है, प्रकाश स्रोत है, क्योंकि वो क्या प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा है। फिर आता है अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है कि दीप्त पिंड का ही दूसरा नाम है प्रदीप्त पिंड, तथा अदीप्त पिंड या तो अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। अदीप्त पिंड या अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड वैसे पिंड को कहते हैं। पिंड का मतलब होता है वस्तु, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, वह वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। पिंड का मतलब होता है वस्तु, दुनिया में जितना भी आप चीज देख रहे हैं वो सब क्या है, वस्तु ही है, नाउन वगैरह है। तो देख लीजिए, दीप्त पिंड किसे कहते हैं, वह पिंड जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। तो कौन स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य हो गया, सूर्य क्या स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। तारा स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जुगनू हो गया, जलता हुआ मोमबत्ती हो गया, जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या प्रकाश को क्या कर रहा है, उत्सर्जित कर रहा है। तो जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे उसे हम लोग क्या दीप्त पिंड या तो प्रदीप्त पिंड कहते हैं। अब आता है क्या अदीप्त पिंड किसे कहते हैं, अदीप्त पिंड या तो अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं। अदीप्त पिंड या तो अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं, तो वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, वह पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे हम लोग क्या दीप्त पिंड या तो अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। जैसे में एग्जांपल देख लीजिए, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, पंखा, ये सब क्या प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है। तो आपका एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा निम्नलिखित में कौन प्रकाश उत्सर्जित
करता है तो 4 गो ऐसा ऑप्शन, 3 गो ऐसा ऑप्शन रहेगा जो कि प्रकाश उत्सर्जन नहीं करेगा, और चौथा जो एक ऑप्शन होगा वो क्या होगा, सूरज होगा या तो तारा होगा, जो भी हो जो कि प्रकाश उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ से आप लोगों को 2 ऑब्जेक्टिव मिल सकता है, आप लोग बना लीजिएगा। अब फिर आता है पारदर्शी पदार्थ तथा पारभासी पदार्थ तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। ये 3 क्वेश्चन आता है जो कि 2 मार्क्स के आएगा, तीनों को परिभाषा लिखने बोलेगा। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारदर्शी तथा पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, तो वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए। वे पदार्थ जिससे होकर, यहाँ पे अगर मान लीजिए टॉर्च चल रहा है तो प्रकाश क्या हुआ, आसानी से आर पार हो जाए, इधर भी प्रकाश क्या हो जाए, आ जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। जैसे में कांच, कांच से भी क्या होगा, आप लाइट मारिएगा तो वो साइड क्या प्रकाश चला जाएगा। और फिर साफ पानी में भी टॉर्च मारिएगा तो उस साइड प्रकाश चल जाएगा। हवा में तो देख ही रहे हैं, हवा भी चल रहा है और क्या लाइट भी दिख रहा है, तो ये सब में क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, पारदर्शी पदार्थ। फिर आता है पारभासी पदार्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश अंशतः आर पार हो, अंशतः, पूरी नहीं होगा, एकदम अंशतः होगा, ना तो ज्यादा होगा ना तो कम होगा, बीच में रहेगा। जैसे में देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे में सूती वस्त्र, सूती वस्त्र का कोई कपड़ा ले लीजिएगा, टॉर्च मारिएगा तो उधर जो प्रकाश जाएगा वो उतना नहीं जाएगा, अंशतः जाएगा, थोड़ा बहुत जाएगा। और तेलीय कागज, अगर कागज पे अगर तेल गिरा दीजिएगा, इसके बाद आप लाइट मारिएगा तो उतना प्रकाश नहीं जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाएगा, अंशतः जाएगा। अब फिर घिसा हुआ कांच, यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में इसमें प्रकाश अंशतः आर पार होता है, तो ऑप्शन नंबर बी में रहेगा घिसा हुआ कांच, क्योंकि इसी को हमेशा पूछा जाएगा। घिसा हुआ कांच, कांच भी रहेगा लेकिन कांच में क्या हो जाता है, कांच में प्रकाश डायरेक्ट पार हो जाता है, कांच मतलब शीशा, जिसमें क्या प्रकाश डायरेक्ट आर पार हो जाएगा। लेकिन जो घिसा हुआ कांच होगा वहां से प्रकाश क्या होगा, आसानी से पार नहीं होगा। तो ये कौन सा पदार्थ हो गया, पारभासी पदार्थ हो गया। फिर अगला आता है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, तो वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आर पार नहीं हो पाता, जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगा वो पारदर्शी पदार्थ कर लाएगा। जैसे में क्या हो गया, पत्थर हो गया, किताब हो गया, घर हो गया, ये सबसे प्रकाश क्या होगा, पार नहीं हो पाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। तो आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। फिर आता है आपका एक क्वेश्चन आता है, किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे, उसकी दिशा को क्या बोलते हैं, किरण। अगर मान लीजिए यहाँ पे टॉर्च जल रहा है, तो यहाँ से क्या होगा, एक किरण जाएगा, तो जिस पथ से वो चलती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण। ये तीर दिए, इसका मतलब प्रकाश इधर जा रहा है, अगर इधर तीर देते हैं इसका मतलब यहाँ कोई प्रकाशिक यंत्र होगा और प्रकाश निकल रहा होगा और इसकी दिशा इधर होगा। तो प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसकी दिशा को ही क्या बोलते हैं हम लोग, किरण बोलते हैं। और किरण पुंज किसे कहते हैं, मान लीजिए एक किरण है तो किरणों के बहुत सारा समूह को, किरणों के समूह को क्या किरण पुंज बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक किरण हो गया, ये 2 किरण हो गया, ये 3 किरण हो गया, ये 4 किरण हो गया, बहुत सारा किरण हो गया, तो इसके जो ये समूह बन गया उसी को क्या बोलेंगे, किरण पुंज बोलेंगे। अगर एक को खाली लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, किरण। अगर ये 2-3 को ले लीजिएगा क्या हो जाएगा, किरण पुंज हो जाएगा। तो किरण पुंज जो होता है ना, वो किरण पुंज वो 3 तरह के हो सकता है। जो किरण पुंज है वो 3 तरह के हो सकता है, देख लीजिए वो 3 तरह के क्या क्या हो सकता है। एक हो सकता है आप सारी किरण पुंज, एक तो हो जाता है समांतर किरण पुंज, एक तो होता है अभिसरित किरण पुंज। आप सारे किरण पुंज किसे कहते हैं, तो देख लीजिए वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी किरणें एक दूसरे से फैलती चली जाती है, उसे हम क्या, आप सारी किरण पुंज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, कोई टॉर्च है, ये प्रकाश स्रोत है, ये क्या है, मान लीजिए क्या कोई प्रकाश स्रोत है, क्या है, कोई प्रकाश स्रोत है। तो यहां से क्या होगा, प्रकाश फैलती हुई जाएगा, इधर चला गया, इधर चला गया, क्या फैल जाएगा। जहां से प्रकाश स्रोत है यहाँ से क्या फैलती हुई चला जाएगा, एक दूसरे से क्या फैलती हुई जा रही है। ये लोग हम लोग क्या बोलते हैं, अब सारी किरण पुंज, अब मतलब आज इसे कीजिएगा, अब मतलब क्या फैल जाना, अब मतलब क्या फैल जाना, और समांतर मतलब क्या डायरेक्ट समांतर हो जाना, इस तरह से। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत होगा और क्या समांतर चली जाएगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर किरण पुंज बोलेंगे। समांतर किरण पुंज किसे बोलेंगे, तो वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी किरणें एक दूसरे से समांतर गमन करती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर किरण पुंज। तो ये क्या है, समांतर किरण पुंज। आप लोग क्या इसका चित्र बना लीजिएगा, ये समांतर किरण पुंज का हो गया,
यहाँ पे बना लीजिएगा ये वाला, तेज कर देते हैं इसको। यहाँ पे आप लोग क्या बना लीजिएगा, आप सारी किरण पुंज इस तरह से क्या अपना नोट्स में बना लीजिएगा। नोट्स बनाते जाइएगा, आप लोग वीडियो देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट्स बना लीजिएगा। फिर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत से निकलकर एक दूसरे के समांतर चली जाएगी, ये आपस में क्या है समांतर, इसी को क्या बोलते हैं समांतर किरण पुंज। एक होता है आप सारी किरण पुंज, तो वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी किरणें किसी बिंदु पे केंद्रित हो जाती है, केंद्रित होती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं आप सारी किरण पुंज। अब सारी मतलब हो जाए एक जगह इकट्ठा हो जाना। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश इधर से जा रहा था, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से कुल इकट्ठा होते हुए प्रतीत होगा, इकट्ठा होते इधर से प्रकाश आएगा, सब यहाँ पे क्या हो जाएगा जौर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा जौर हो जाएगा। लेकिन उसमें क्या हो रहा था, अपसारी में फैल रहा था, इसमें क्या हो जाएगा जौर हो जाएगा। तो इसी लोग हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज। वैसे किरण पुंज जो प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी किरणें किसी एक बिंदु पे क्या हो रहा है केंद्रित होते हुए प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ये तीन को अपसारी किरण पुंज और क्या अपसारी किरण। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो हम लोग क्या अगले वीडियो में अब हम प्रकाश के परावर्तन से स्टार्ट करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप लोगों को क्या प्रत्येक दिन वीडियो मिलेगा और हर चैप्टर का वीडियो मिलेगा, एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे और लगातार वीडियो मिलेगा और हर बेसिक से बेसिक क्वेश्चन को आप लोगों को करवाया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ फैलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।